नमस्कार विद्यार्थियों, स्नातक द्वितीय वर्ष के अंतर्गत हम देवनागरी लिपि के उद्भव, विकास और मानकीकरण इस टॉपिक पर चर्चा कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हम देवनागरी लिपि के उद्भव और विकास पर चर्चा कर चुके हैं। साथ ही हमने उन मतों के संबंध में भी चर्चा की जो इस लिपि के नामकरण को लेकर प्रचलित है। तो आज हम देवनागरी लिपि की विशेषताओं और उन दोषों पर चर्चा करेंगे जिसके कारण इस लिपि के मानकीकरण की आवश्यकता महसूस की गई। तो प्रारंभ करते हैं विद्यार्थियों आज की हमारी कक्षा देवनागरी लिपि की विशेषताओं के साथ। विद्यार्थियों, देवनागरी लिपि संसार की समस्त लिपियों में सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि मानी जाती है और इस वैज्ञानिक लिपि मानने का कारण है कि इसके वर्ण विभाजन में वैज्ञानिकता देखने को मिलती है। वर्ण विभाजन में वैज्ञानिकता किस प्रकार है, तो हम इसे ही अभी प्रारंभ करते हैं। हम सभी जानते हैं हिंदी की देवनागरी लिपि में कुल 52 वर्ण हैं और इस लिपि में समस्त ध्वनियाँ, चाहे वह स्वर हो चाहे वह व्यंजन, समस्त ध्वनियाँ व्यवस्थित क्रम में वर्गीकृत की गई है। व्यवस्थित क्रम में किस प्रकार वर्गीकृत है कि जो एक स्थान से उच्चरित होती है वे ध्वनियाँ एक ही वर्ग में रखी गई है। इसे हम इस प्रकार समझ सकते हैं, जब हम व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ते हैं या स्वरों का वर्गीकरण पढ़ते हैं, उच्चारण स्थल की दृष्टि से देखते हैं तो हम पाते हैं कि क ख ग घ ङ ये ध्वनियाँ कंठ से उच्चरित होती है और इसकी आगे की जो ध्वनियाँ हैं च छ ज झ ये तालु से उच्चरित होने वाली ध्वनियाँ हैं। इसी प्रकार आगे ट वर्ग की ध्वनियाँ मूर्धा से उच्चरित होती है, त वर्ग की दंत्य ध्वनियाँ कहलाती है। तो इस प्रकार जो ध्वनियाँ एक ही स्थान से उच्चरित होती है उन्हें एक ही समूह में रखा गया है, यानी कंठ से उच्चरित होने वाली ध्वनियों को क वर्ग में रखा गया है, तालु से उच्चरित होने वाली ध्वनियों को च वर्ग में रखा गया है, जिसके कारण इस लिपि को सीखने वालों के लिए आसानी रहती है और वो आसानी से इसे सीख पाते हैं या याद कर पाते हैं। अगली विशेषता की तरफ चलें विद्यार्थियों, तो देवनागरी लिपि की विशेषता है कि इसमें समस्त ध्वनियों को अंकित करने के लिए लिपि चिन्ह विद्यमान है, जबकि रोमन लिपि में ऐसा नहीं है। अब इसे उदाहरण की दृष्टि से समझिए कि हिंदी की देवनागरी लिपि में ण और न दोनों अलग अलग अंकित किए जाते हैं अलग अलग लिपि चिन्हों से, जबकि रोमन लिपि में क्या है, रोमन लिपि में दोनों के लिए ही केवल एन का ही प्रयोग किया जाता है, यानी वर्ण तो दो हैं किंतु इनके लिए लिपि चिन्ह एक ही है, जबकि देवनागरी लिपि में इनके लिए अलग अलग वर्ण चिन्ह हैं। तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता की बात करें इस लिपि की, तो वह है उच्चारण व लेखन में एक रूपता, अर्थात यहाँ जो लिखा जाता है वही बोला जाता है। देवनागरी लिपि में अनुच्चरित अक्षर नहीं होते। अनुच्चरित का मतलब है साइलेंट, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं कि साइलेंट है। रोमन लिपि में अनुच्चरित वर्ण होते हैं जो लिखे तो जाते हैं किंतु बोले नहीं जाते। अब यहाँ उदाहरण देखिए विद्यार्थियों, KNIFE और इसका बनता है नाइफ, यहाँ के साइलेंट है। इसी प्रकार नॉलेज, यहाँ देखिए आप नॉलेज की स्पेलिंग में KW और D ये साइलेंट है, यानी इनका उच्चारण नहीं होता है जबकि इनको लिखा जा रहा है। इसी प्रकार अगले उदाहरण पर चलते हैं। कर्नल, ये विद्यार्थियों कर्नल की स्पेलिंग है COLONAL, यहाँ R की ध्वनि कहीं भी अंकित नहीं है जबकि ध्वनि आ रही है कर्नल। तो ये जो उच्चारण और लेखन में भिन्नता देखने को मिलती है रोमन लिपि में, वह देवनागरी लिपि में नहीं है, बल्कि देवनागरी लिपि में जैसा लिखा जाता है वैसा ही बोला जाता है या जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है। अब अगली विशेषता की तरफ चलें तो देवनागरी लिपि की अगली महत्वपूर्ण विशेषता है नियतता। नियतता का तात्पर्य है कि देवनागरी लिपि में प्रत्येक ध्वनि के लिए एक चिन्ह नियत है, जबकि रोमन लिपि में एक ध्वनि को लिखने के कई विकल्प हैं। जैसे देवनागरी में हमें कै ध्वनि लिखनी है तो इसके लिए कै वर्ण है,
जबकि रोमन में कै के लिए कितने सारे प्रचलित हैं? CAT कैट, KING किंग, QUEEN क्वीन, CHEMISTRY केमिस्ट्री। अर्थात यहाँ कै को ही अंकित करने के लिए C, K, Q, CH ये 4 हैं, यानी कोई नियतता नहीं है कि हम किस चिन्ह का प्रयोग करना है। तो विद्यार्थियों को रोमन लिपि में जब स्पेलिंग याद करनी पड़ती है तो उन्हें इन्हें रटना ही पड़ता है। अगली विशेषता की तरफ चलें विद्यार्थियों, तो देवनागरी लिपि में निश्चितता है, यानी प्रत्येक वर्ण का एक निश्चित उच्चारण है। यह उच्चारण हमेशा एक सा रहता है, किंतु रोमन लिपि में एक ही वर्ण अलग अलग शब्द में प्रयुक्त किए जाने पर अलग अलग उच्चारण देता है। जैसे BUT बट और PUT पुट, दोनों में ही हम U अल्फ़ाबेट का यूज किया गया है, किंतु बट में ए की ध्वनि दे रहा है, जबकि पुट में यही U ऊ की ध्वनि दे रहा है। यानी भिन्न भिन्न उच्चारण है, उच्चारण सदैव एक सा नहीं रहता। इसी प्रकार CAT कैट, यहाँ C से कै की ध्वनि निकल रही है, और CITY सिटी, यहाँ हमें C से सह का उच्चारण देखने को मिल रहा है। तो यह जो निश्चितता नहीं है उच्चारण में रोमन लिपि में, वहीं देवनागरी लिपि में बिल्कुल उच्चारण एक सा रहता है, चाहे किसी भी शब्द में उस ध्वनि को प्रयुक्त किया जाए। स्पष्टता, रोमन लिपि में कुछ चिन्हों की आकृति बहुत मिलती जुलती है, जिसके कारण हाथ से लिखने में उनमें अस्पष्टता आ जाती है। जैसे C और E, M और N, इस प्रकार और भी वर्ण हैं जो रोमन लिपि में एक जैसे लिखे जाते हैं, किंतु देवनागरी लिपि में वर्णों की यह अस्पष्टता कम ही देखने को मिलती है। देवनागरी लिपि एक अक्षरात्मक लिपि है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है विद्यार्थियों। आपने बहुत सी पुस्तकों में पढ़ा होगा कि देवनागरी लिपि ध्वन्यात्मक लिपि नहीं है, अपितु यह एक वर्णनात्मक और अक्षरात्मक लिपि है। अक्षर क्या होता है? हम जो स्वर और व्यंजन पढ़ रहे हैं ये तो वर्ण है, तो फिर अक्षर क्या हुआ? जब किसी व्यंजन में स्वर मिलकर जो बनता है वही कहलाता है अक्षर। और यह विशेषता देवनागरी लिपि में ही है कि यहाँ व्यंजनों में स्वर का मेल करके लिखा जाता है, या व्यंजनों में जो स्वर की मात्राएं हैं वो लगाकर वर्ण को लिख दिया जाता है। तो इस प्रकार देवनागरी लिपि अक्षरात्मक लिपि है। यदि आपसे कोई पूछे कि अक्षरात्मक होना क्या होता है, तो लिपि की अक्षरात्मकता से तात्पर्य है कि उस लिपि के व्यंजनों में स्वर का मेल करके एक अक्षर का निर्माण किया जा सकता है। अब हम देखें देवनागरी लिपि में कमल और कमाल, यहाँ मैं में आ स्वर देखने को मिल रहा है, तो यहाँ हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, और रोमन लिपि में यही स्पेलिंग रहेगी KAMAL। अब इसे चाहे तो हम कमल पढ़ें, चाहे तो इसे कमाल पढ़ें। एक अन्य गौण विशेषता की अगर हम कुछ बात करें, ये तो प्रमुख विशेषताएं थी विद्यार्थियों देवनागरी लिपि की। कुछ एक हम गौण विशेषताएं भी देख लेते हैं। तो देवनागरी लिपि में ह्रस्व यानी लघु और दीर्घ दोनों के लिए अलग अलग चिन्हों की व्यवस्था है। जैसे कि इ, ई, उ, ऊ, यानी हमें जब जहाँ जैसी ध्वनि प्रयुक्त करनी है, यदि ऐसी ध्वनि प्रयुक्त करनी है जिसके उच्चारण में अधिक समय लग रहा है, तो हम उसका दीर्घ स्वरूप उपयोग करेंगे। जबकि रोमन लिपि में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। रोमन लिपि में हमें यू लिखना है, छोटा ऊ लिखना है तब भी यू लिखा जाएगा, बड़ा ऊ लिखना है तब भी यू लिखा जाएगा। ये छोटा और बड़ा विद्यार्थियों वैसे कुछ नहीं होता है, हमारे बोलने की ही समझने की दृष्टि से हम ऐसा बोल देते हैं। होता ये है कि किसी अक्षर को बोलने में जो समय लगता है उसी के आधार पे ये ह्रस्व और दीर्घ कहलाते हैं। तो ई यानी कम समय लग रहा है और ई यानी अधिक समय लग रहा है। इसी प्रकार उ और ऊ ह्रस्व और दीर्घ है। तो ये ह्रस्व और दीर्घ की जो व्यवस्था देवनागरी लिपि में है, यह व्यवस्था रोमन लिपि में नहीं है। एक अन्य गुण विशेषता और देखें विद्यार्थियों, तो समान लिपि चिन्हों के लिए आकृति समानता है, यानी इसे सीखना आसान है।
क्योंकि यदि हम ट वर्ग की बात करें विद्यार्थियों, तो इसके सभी अक्षर ऐसे घुमावदार है, लिखने में आसानी रहती है, सभी में घुमाव आ रहा है। तो ये विद्यार्थियों, ये भी देवनागरी लिपि की गौण विशेषताओं के अंतर्गत आती है, जिसके कारण एक जैसे जो ध्वनियाँ हैं जिन्हें सीखने के लिए कम श्रम की आवश्यकता पड़ती है। कम खर्चीली मात्राओं के कारण देवनागरी लिपि रोमन लिपि की तुलना में कम स्थान घेरती है, इसलिए वह कम खर्चीली है। हम ये बात पर चर्चा कर चुके हैं कि केवल देवनागरी लिपि में ही ऐसी विशेषता है कि मात्राएं व्यंजनों में लगाई जा सकती है, अलग से लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसी कारण यह कम स्थान घेरती है, और कम स्थान घेरती है इसका मतलब यह कम खर्चीली है। जैसे कि देवनागरी लिपि में स्कूल ऐसे लिखा जाएगा, और रोमन लिपि में SCHOOL, यानी यहाँ कै में ही हमने स्वर जो ऊ है उसको लिख दिया है, और रोमन लिपि में हमें अलग से अंकित करना पड़ा है। सरल, कलात्मक व सुंदर। देवनागरी लिपि बहुत ही सुंदर और कलात्मक मानी जाती है विद्यार्थियों। एक बहुत ही सिंपल सा उदाहरण है, जैसे श्री, इस शब्द में जो सौंदर्य है वह हमें अंग्रेजी के SHRI में देखने को नहीं मिलेगा। इसी प्रकार ओम लिखने में जो सौंदर्य है वह इंग्लिश के OM में नहीं मिल सकता। अब हम बात करें देवनागरी लिपि के कुछ दोषों की। मानकीकरण का क्या तात्पर्य होता है विद्यार्थियों? मानकीकरण का मतलब है जब किसी लिपि के विभिन्न रूप प्रचलित हों, या उस लिपि में कुछ खामियां हो, कुछ दोष हो, जिसके कारण उस लिपि का उपयोग करने वालों को परेशानी का सामना करना पड़े, तो उन विभिन्न रूपों को समाप्त कर एक रूप को ही मान्य कर दिया जाता है, अंगीकृत कर लिया जाता है, उसे ही हम मानकीकरण कहते हैं। तो देवनागरी लिपि के मानकीकरण की आवश्यकता इसलिए महसूस हुई कि यद्यपि देवनागरी लिपि सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि है, फिर भी इसमें भी कुछ दोष प्रचलित थे और आज भी कुछ दोष हैं। तो हम उन्हीं दोषों के संबंध में यहाँ चर्चा कर लेते हैं। देवनागरी लिपि का एक प्रमुख दोष माना जाता है कि कुछ वर्णों के एक से अधिक रूप प्रचलित थे, जिससे भ्रांतियाँ उत्पन्न हो रही थी। जैसे ख 2 प्रकार से लिखा जाता था विद्यार्थियों, इसमें प्रथम में नीचे से मिलाया गया है, और द्वितीय जो जिसे रव भी पढ़ा जा सकता है, तो यह इसका एक दोष माना जाता है। इसी प्रकार ध के भी 2 रूप प्रचलित थे, एक में ऊपर से घुंडी घुमाई जा रही है और दूसरे में नहीं। और इसी प्रकार ये जो लिखने की अस्पष्टता है कि इसमें से कौन सा रूप सही रहेगा, तो ये विभिन्न रूप प्रचलित थे, यह एक इस लिपि का दोष था। कुछ वर्णों के 2 रूप प्रचलित थे, जैसे झ। विद्यार्थियों, झ इन दोनों प्रकार से लिखा जाता रहा है, तो जब किसी एक वर्ण के 2 रूप प्रचलित होते हैं तो उस लिपि में स्थायित्व नहीं आ पाता, उस लिपि की जो गरिमा है वह कम हो जाती है, तो यह भी एक दोष माना जाता है। वर्णों की अधिकता, हमने प्रारंभ में चर्चा की थी विद्यार्थियों कि देवनागरी लिपि में कुल 52 वर्ण हैं, जो संख्या की दृष्टि से काफ़ी अधिक है। यदि हम अंग्रेजी की बात करें यानी रोमन लिपि की बात करें, तो रोमन लिपि में कुल 26 अल्फ़ाबेट ही हैं, 26 वर्ण ही हैं। वहीं हिंदी में कितने हैं? 52, बिल्कुल इसके दुगने हो गए हैं। तो अधिक वर्ण होने के कारण इनको सीखने में अधिक समय, अधिक कष्ट का अनुभव होता है। इसी प्रकार शिरोरेखा, यानी जो हम ऊपर लाइन खींचते हैं शब्दों के ऊपर, वह शिरोरेखा कहलाती है। शिरोरेखा, अनुस्वार, अनुनासिक, इनको लेकर भी काफ़ी भ्रामक स्थिति रहती है कि कहाँ अनुस्वार लगाना है, कहाँ अनुनासिक। इसी प्रकार शिरोरेखा को लेकर भी बहुत कन्फ्यूजन रहता है। देखिए, ये कुछ वर्ण ऐसे हैं जहाँ शिरोरेखा संपूर्ण वर्ण पे नहीं लगाई जाती है, और कुछ ऐसे हैं जहाँ संपूर्ण में लगाई जाती है। तो शिरोरेखा को लेकर भी भ्रामक स्थिति बनी रहती है। संयुक्त वर्णों के लेखन में भी भ्रामकता रहती है। जैसे यह एक एग्जाम्पल है, द्वंद्व और द्वंद्व, यह दोनों ही प्रकार से लिखा जा सकता है। तो यह संयुक्त वर्ण किस प्रकार लिखे जाएंगे, इसको लेकर भी इसे उपयोग करने वाले लोगों में, जन सामान्य में भ्रांति बनी रहती है, और इस प्रकार के शब्दों को टाइपिंग करने में भी परेशानी का अनुभव होता है।
इसी प्रकार एक अन्य महत्वपूर्ण त्रुटि मानी जाती है कि रै, ये जो देवनागरी लिपि का वर्ण है, इसके अनेक रूप प्रचलित हैं। यहाँ हम देखो घर, गर्व, ग्रह, गृह, ड्रम, यहाँ हमें 5 रूप देखने मिल रहे हैं एक ही वर्ण रै के। तो इन 5 रूपों में से कहाँ किस रूप का प्रयोग करना है, इसके अलग अलग नियम हैं। तो उन सभी नियमों को याद करना भी काफ़ी कष्ट साध्य कार्य है। इसी प्रकार उच्चारण दुरूहता, देवनागरी लिपि के कुछ वर्ण ऐसे हैं जिनका उच्चारण अत्यंत कठिन है, जैसे ग। आज भी बहुत से विद्यार्थी ऐसे हैं जो स्नातक स्तर पर आने के बावजूद इस वर्ण का उच्चारण सही नहीं कर पाते हैं। यह कै वर्ग का पंचम वर्ण है और हम अधिकतर इसे कैसे बोलते हैं, इसका उच्चारण ड़ करते हैं, कै खे गै घै ड़, जबकि यह गलत उच्चारण है। इसका सही उच्चारण होता है कै खे गै घै ङ। तो यह उच्चारण दुरूहता है। इसका उच्चारण नए सीखने वाले व्यक्ति के लिए काफ़ी क्लिष्ट, काफ़ी कठिन हो जाता है। इसी प्रकार वै, यह द्वयोष्ठ है और बै दंतोष्ठ है। इनको लेकर भी काफ़ी असमंजस, काफ़ी भ्रांति की स्थिति बनी रहती है। द्वयोष्ठ का तात्पर्य होता है विद्यार्थियों, जहाँ दोनों होठ मिलकर इसका उच्चारण करें। जहाँ दोनों होठ किसी वर्ण के उच्चारण में मिलते हैं वे वर्ण द्वयोष्ठ कहलाते हैं। और दंतोष्ठ का तात्पर्य है जब किसी वर्ण के उच्चारण में ऊपर के दांत नीचे के होठ से मिले तो वह दंतोष्ठ कहलाता है। तो ये वै और बै, इनके उच्चारण को लेकर भी जन सामान्य में भ्रांति बनी रहती है, क्योंकि बहुत से लोग वै का उच्चारण दंतोष्ठ करते हैं या बै का उच्चारण द्वयोष्ठ करते हैं। तो यह भी एक इस लिपि का महत्वपूर्ण दोष माना जाता है। एक अन्य दोष की अगर हम बात करें विद्यार्थियों, तो देवनागरी लिपि में मात्राएं लगाने का कोई निश्चित नियम नहीं है। अर्थात इसमें जो मात्राएं हैं वह चारों तरफ लगती है, वर्ण के आगे, पीछे, ऊपर, नीचे। जब हम स्वरों को पढ़ते हैं तो विद्यार्थियों हम सभी जानते हैं या आ की मात्रा साइड में लग रही है, छोटी ई की मात्रा ऐसे लगा रहे हैं, बड़ी ई की मात्रा ऐसे लगा रहे हैं, ए की मात्रा ऊपर लगा रहे हैं, ऊ की मात्रा नीचे लगा रहे हैं। तो इस प्रकार ये जो मात्राएं हैं हम वर्ण के चारों तरफ लगा रहे हैं, इनके लगाने का कोई निश्चितता नहीं है और जिसके कारण इसमें त्वरा नहीं है। त्वरा अर्थात शीघ्रता नहीं है, जिसके कारण टंकण, टाइपिंग के कार्य में भी हमें परेशानी का अनुभव होता है। तो ये कुछ कतिपय दोष हैं विद्यार्थियों इस लिपि के, कुछ खामियां हैं जिसके कारण इस लिपि के मानकीकरण की आवश्यकता महसूस हुई। यद्यपि देवनागरी लिपि हमें याद रखना है संसार की सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि है और इसी वैज्ञानिकता के कारण ही यह अन्य लिपियों जैसे फारसी लिपि, रोमन लिपि से उच्च स्थान रखती है। तो आज के कक्षा में विद्यार्थियों इतना ही। नेक्स्ट हमारी कक्षा में हम देवनागरी लिपि के मानकीकरण के संबंध में चर्चा करेंगे। हम देखेंगे कि देवनागरी लिपि के मानकीकरण को लेकर किन संस्थाओं ने क्या प्रयास किए या किन व्यक्तियों के द्वारा व्यक्तिशः प्रयास किए गए हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।